आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे जुडिशरी न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, विधायिका। तो विधायिका में हम लोग कुछ टॉपिक छूट भी गए, कवर नहीं कर पाए। तो आप लोग लास्ट वीडियो जा करके देख सकते हैं। हमने विधायिका काफ़ी टॉपिक कवर कर रखे हैं। एक दो टॉपिक को छोड़कर हमने मैक्सिमम टॉपिक विधायिका की मेजर पोर्शन के जो थे उसको कवर कर रखा है। तो अब हम लोग न्यायपालिका स्टार्ट करेंगे और इसको थोड़ा बड़े वीडियो में कवर करते जाएंगे, जिससे कि कोई भी हमें जब बड़ा वीडियो कवर करेंगे तो हमारा कोई भी टॉपिक बड़ा मतलब कि बचेगा नहीं और समय से कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो काम समय से हो जाता है उसकी बात ही नहीं होती है। समय से आप कुछ भी काम कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में उसका रिग्रेट नहीं होता है कि हम कर नहीं पाए। तो इसी प्रकार हम लोग न्यायपालिका स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 124 के तहत प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की न्यायपालिका का प्रावधान आर्टिकल 124 के तहत है, जिसमें सीजीआई तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जो संसद कानून के द्वारा निर्धारित करेगी। संसद डिसाइड करेगी कि कितने जज होंगे, कितने क्या होगा। तो ये कैसे डिसाइड करेगी? वर्तमान सीजीआई सहित कुल टोटल कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में? टोटल सीजीआई सहित 34 जज हैं और सीजीआई को हटा दें तो 33 जज हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत तय किया गया है। क्या 2019 के पहले जज के लिए कोई एक्ट नहीं था, लेकिन जब जजों की संख्या पहले 34 से कम रही होगी तो इसको जब बढ़ाया गया 2019 में, तो ये अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट होता है। ये कोई संविधान संशोधन नहीं होता। ये मतलब कि एक कानून लगा, एक अगर संसद बोल देना तो वही कानून होता है। तो संसद के जजेस अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि 124 में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है और 214 में हाई कोर्ट का उल्लेख है। तो हम दोनों का कंपेरिजन अध्ययन करते जाएंगे, क्योंकि दोनों में काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, जिससे कि हम लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी और काफ़ी समय तक हम लोग अपने माइंड में इस चीज़ को रख सकते हैं कि क्या क्या होता है। क्योंकि कंपैरिजन अध्ययन में ऐसा रहता है ना कि इसमें ये था तो इसमें ये नहीं था, इसमें ये था तो इसमें ये नहीं था, ऐसा हो जाता है। तो हम लोग जैसे कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में मैंने बताया, 214 में हाई कोर्ट बताया। तो हाई कोर्ट वर्तमान में 25, हाई कोर्ट की संख्या 25 है, जिसमें वर्तमान जो सबसे नया हाई कोर्ट है, 25वां हाई कोर्ट, वह अमरावती हाई कोर्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 है। योग्यता देखते हैं अब दोनों की। और इसमें एक और पॉइंट था थोड़ा कि आर्टिकल 214 राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट की जजों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। इसमें 34 जजों की संख्या तो डिसाइड ही है। इसमें मतलब कि परफेक्ट एक ही, क्योंकि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है तो संख्या डिसाइड कर दी गई कि 34 है। तो लेकिन जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट तो सब जगह अलग अलग हैं और 25 हाई कोर्ट हैं, और तो इनकी संख्या डिसाइड नहीं की गई है। जिस राज्य में जितना बड़ा है उसी आधार पर मतलब कि जजों की संख्या डिसाइड करती है। वो भी कौन? राष्ट्रपति के द्वारा जजों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। तो जैसे वर्तमान इलाहाबाद हाई कोर्ट में 160 जजेस हैं। आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, तो वहाँ पर जजों की संख्या भी बड़ी है। तो योग्यता देखते हैं। अब हम पहले सुप्रीम कोर्ट की योग्यता देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज होने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? यदि आप सुप्रीम कोर्ट जज बनना चाहते हैं तो सबसे पहले भारतीय नागरिक हो, और इन 3 चीज़ों में एक भी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जैसे लगातार 5 साल तक हाई कोर्ट का जज रहा हो। हाई कोर्ट मतलब कि नीचे वाला कोर्ट, 5 साल तक जज रहा हो। लगातार 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत की हो। सब में और लगा है, अथवा लगातार, वो भी लगातार होना चाहिए, यानी कि बीच में आप गैप हो। और पारंगत विधिवेत्ता हो, वो भी राष्ट्रपति की दृष्टि में अगर आप पारंगत विधिवेत्ता हैं तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज के लिए योग्यता, हाई कोर्ट के जज के लिए सबसे पहले भारतीय हो। दूसरा, 10 वर्ष तक, न्यूनतम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। न्यायिक पद पर कैसे? मतलब कि आप अधीनस्थ न्यायालय में कम से कम 10 साल तक जज रहे हों, या लगातार 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रहे हों, ठीक है। तो ये 3 योग्यताएं हमारे, ये वाली पारंगत विधिवेत्ता की योग्यता केवल सुप्रीम कोर्ट के जज में होती है, लेकिन हाई कोर्ट में नहीं होती है। अब नियुक्ति पढ़ते हैं। नियुक्ति कैसे होती है? नियुक्ति का काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है, तो जिसके बारे में हम नियुक्ति का डिटेल्ड अध्ययन करेंगे, कोलेजियम सिस्टम का या आई कैसे इसकी क्या थी, तो उसका काफ़ी बड़ा 4 केस हुए हैं। 4th केस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। कोलेजियम अलग टॉपिक बनेगा, इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसको छोड़ते हुए हम नियुक्ति के बारे में साधारणतः बात करते हैं कि
नियुक्ति कैसे होगी? नियुक्ति होगी कोलिजियम सिस्टम से, जो कि 1993 से चली आ रही है। इसके पहले कैसे होता था? इसके पहले वरिष्ठता के आधार पर जवाहरलाल नेहरू से लगा करके शास्त्री जी के शासनकाल तक ये चलता आ रहा था। लेकिन 1919 में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस होता है, जिसके आधार पर ये कोलिजियम सिस्टम में इनकी नियुक्ति होने लगती है। तो कोलिजियम सिस्टम कैसे होगी? मतलब कि एक कोलिजियम होगी जिसमें सीजीआई एवं सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो कि और ये क्या करेंगे? 5 जजों की, मतलब कि 5 ऐसे नाम भेजेंगे किनके पास? राष्ट्रपति के पास। ये कोलिजियम सिस्टम 5 जजों के नाम भेजेगी राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे? सबसे पहले IBCI, IB, ED वगैरह से इनकी जांच कराएंगे कि ये पांचों जज मतलब कि कहीं किसी से जुड़े हुए तो नहीं है, किसी मतलब कि देशद्रोही संगठन से, या उनकी मतलब कि कुल मिला के जाँच करेंगे अच्छी तरीके से IB वगैरह। तो ये 5 जजों की जाँच करेगी, और जो हाई कोर्ट का जज हैं, तो वो क्या करेंगे? सॉरी, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, तो वो इन 5 में से किसी की नियुक्ति कर सकते हैं। और इसमें एक बाध्यता होती है कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम नाम सुझाए ये 5, इन्हीं में आपको नियुक्ति करनी होती है। आप कोई दूसरा नाम आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेजियम सिस्टम अब चल रहा है। इसके पहले आप हो सकता था, क्योंकि इसके पहले काफ़ी उल्लंघन भी हुए इंदिरा गांधी शासनकाल में, कि वरिष्ठता का भी उल्लंघन किया गया था। तो सीजीआई की नियुक्ति वरिष्ठता के सिद्धांत के आधार पर होगी। अन्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में सीजीआई होंगे प्लस सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे के फैसले बहुमत से होंगे। सीजीआई फैसले बहुमत से होंगे, जैसे कि 4 ये और 1 सीजीआई, 5 लोग हो गए, तो फैसले बहुमत से होंगे। और बहुमत में उस तरफ, मतलब कि बहुमत में उस तरफ सीजीआई होना चाहिए। जैसे मतलब कि 3-2 से फैसला हुआ, तो 3 वाले हमारे पास सीजीआई होना चाहिए, उसी को डिसाइड किया जाए। यदि सीजीआई 2 वाले में है, तो फिर से डिसीजन होगा उसका। ठीक है, तो अब जैसे आगे बढ़ते हैं। यह राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य होंगे, मतलब कि जो ये सीजीआई और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश मिलकर के कह देंगे कि इनको आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का वकील नियुक्त कीजिए, न्यायाधीश नियुक्त कीजिए, तो राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। वह न्यायिक मतलब कि उनको उसको न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। क्षेत्रीय, लैंगिक एवं सामाजिक संतुलन बनाने का प्रयास, जैसे कि ये राम जेठमलानी, कपिल सिब्बल जैसे ये एक ऐसी हस्तियां रही हैं कि इनको पहले क्या था, ये तो वकील रहे हैं, ठीक है, और इन लोगों की जो आमदनी रही है, ये एक-एक केस की, एक हायरिंग की, मतलब एक-एक सुनवाई की 5-5, 10 करोड़ रुपया चार्ज करते थे, 5-5 करोड़ तो चार्ज करते थे। तो जैसे कि पहले क्या होता था, हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा बोला गया कि आप ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाइए ना, इन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि इन लोगों को उतना मतलब कि वहाँ पर पैसा नहीं है, लोग अर्न कर सकते ना जितना यहाँ पर एक-एक दिन की इतनी कमाई होती है। इसलिए अब ये बनना नहीं चाहते, और जो पहले बनना चाहते थे तब इन्होंने बनाया नहीं इनको, लेकिन अब ये इतना कमाई करते हैं कि बात ही अलग है। और एक चीज़ इनमें और भी रोचक तत्व होते हैं कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो जैसे कि हमारा हाई कोर्ट ने यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से, सपोज हमने सुप्रीम कोर्ट दिल्ली से हमने LLB की, तो यदि हम लोगों ने अपनी प्रैक्टिस दिल्ली हाई कोर्ट में की है और दिल्ली हाई कोर्ट में नियुक्त हैं, तो उसका कोई संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट से वकालत नहीं कर सकता है, वह फिर दूसरी जगह जाएगा। ऐसा प्रावधान हमारे मतलब कि हमारे कानून में किया गया है। और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसी होगी? सीजीआई तथा सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, 3 लोग होंगे। कैसे? सीजीआई होंगे और सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, ये कोलिजियम बन गई। और ये नाम जो सुझा दिए, ये नाम कैसे सुझाएंगे? सॉरी, जैसे हाई कोर्ट का कोलेज, सबसे पहले इसकी लंबी प्रक्रिया होती है। सबसे पहले क्या होगा कि हाई कोर्ट का जो कोलेजियम होगा, वह नाम की एक लिस्ट होगी, 100-150 जितने भी नाम हो, 50 जज होंगे, 25 जज होंगे, जितने भी हों, तो उतने नाम की लिस्ट किसको भेजेगी? ये गवर्नमेंट को भेजेगी, सरकार के पास। तो सरकार उसकी ED CBI से जांच करा के इसकी लिस्ट भेजेगी कुछ चुनिंदा लोगों की, जिनको नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई तथा 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मतलब कि डिसाइड करेंगे कि किसको बनाना है, और वो राष्ट्रपति उसको नियुक्त कर सकते हैं। और ये जो नाम भेजेगी
हाई कोर्ट कोलिजियम ये जुडिशरी से भेज सकती है, मतलब कि जो न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं उनको भी भेज सकती है, जो हाई कोर्ट में वकील हैं उनका भी ये नाम भेज सकती है, बार काउंसिल से और जुडिशरी काउंसिल से, तो 2 प्रकार के काउंसिल से नाम भेजे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कार्यकाल पढ़ते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यकाल है वो ज़्यादा होता है, जैसे कि इसमें 65 वर्ष तक कार्यकाल होता है, और हाई कोर्ट का जो कार्यकाल होता है 62 वर्ष तक होता है। लेकिन जो यूएसए में है, अगर आप वकील बन गए यूएसए में, सॉरी जज बन गए, सब चीज़ जजों की बात हो रही है, बार बार वकील आ रहा है, तो जैसे कि आप यूएसए में जज बन गए तो वहाँ पर क्या है कि आप जीवन पर्यंत जज रहेंगे, और जब तक आप मन नहीं करता तो आप न छोड़िए जज का पद, कुछ नहीं, कोई हटाता भी नहीं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे जज इतने वो होते हैं ना, जैसे अभी हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी तो वहाँ पे एक जज ने त्यागपत्र दिया, क्योंकि जो सभी जज थे वहाँ के उनकी नियुक्ति बाइडेन के कार्यकाल में हुई थी, तो वो जज चाहते हैं कि एक जज की नियुक्ति ये लोग भी करें, तो उन्हें स्वाध्याय, अब न तो कि अपने तरफ से किसी ने कहा भी नहीं, अपने तरफ से उन्होंने त्यागपत्र दिया, जिससे कि अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने अपना जज एक नियुक्त किया है। तो इतना जजों में वहाँ पर मतलब कि गवर्नमेंट भी इंटरफेयर नहीं करती, और एक स्वतंत्र रूप से एक अच्छी तरीके से वो लोग काम करते हैं। भारत में ऐसा नहीं देखने को मिलता, अभी देखा ही आप लोगों ने दिल्ली में एक बड़ा अमाउंट किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के यहाँ से मिलना अच्छी बात नहीं है। देखते हैं क्या संसद डिसीजन लेती है, क्योंकि हमारे पास पहले भी कानून था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही नकारा था 2015 वाला, उसकी भी बात होगी आगे, जिससे कि आप लोगों को जो वर्तमान में मुद्दे चलते हैं ना, पैसा मिला तो हाई कोर्ट मतलब कि संसद में क्या बातचीत हो रही थी, ये सब चीज़ें क्लियर होती रहती हैं, इसलिए कहते हैं पॉलिटी जरूर पढ़ना चाहिए। तो आगे पढ़ते हैं, वेतन एवं सेवा की शर्तें। सीजीआई का जो वेतन होगा 2,80,000 होगा, एवं जो सुप्रीम कोर्ट में और न्यायाधीश को उनका वेतन 2,50,000 होगा। 2,50,000 और वेतन किसका होता है, ये महान्यायवादी का भी वेतन होता है, और जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनका भी वेतन 2,50,000 ही होता है। और जो इनकी सेवा की शर्तें होती हैं ये सभी चुनाव आयोग के ही समान होती हैं, और महान्यायवादी की भी इन्हीं के समान होती हैं। और वेतन देखते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे उनका वेतन 2,50,000 होगा, न्यायाधीशों का 2.5 लाख होगा। और ये जो वेतन दिया जाएगा सीजीआई को, ये संचित निधि पर भारित होगा, ठीक है, संचित निधि पर भारित होगा, आकस्मिक निधि से नहीं दिया जाएगा। इनका वेतन संचित निधि पर भारित होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है प्री में, और कटौती संभव नहीं है। इनका जो वेतन अगर मतलब कि राष्ट्रपति नियुक्त हो गया है तो आप उसके बाद में कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। नियुक्ति के उपरांत कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। पद मुक्ति कैसे होगी, मतलब कि इनको हटाया कैसे जाएगा, इसके लिए जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 है, सेम जैसे कि हाई कोर्ट के जज को हटाया जाएगा उससे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया। हम एक की प्रक्रिया पढ़ लेते हैं, वही इनकी होगी। तो इस हटाने का प्रावधान थोड़ा कठिन है, बड़ा ही जटिल है, साधारणतः आज तक किसी लाया तो गया है 4-5 बार, लेकिन ये आज तक पारित नहीं हो पाया है, क्योंकि बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है। तो हम देखते हैं क्या क्या जटिल प्रक्रिया। सबसे पहले 14 दिन पूर्व आपको नोटिस देना होगा, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। और किसी भी सदन कैसे, मतलब कि आप लोकसभा में ला रहे हैं तो 100 सदस्य इसकी पहल करेंगे, मतलब कि 100 सांसद जाके पहल करेंगे कि हमें जो सीजीआई हैं इनके विरुद्ध में, या सुप्रीम कोर्ट किसी भी न्यायाधीश, जरूरी नहीं सीजीआई हो, सुप्रीम कोर्ट को कोई भी न्यायाधीश हो, उसे हटाने के लिए 100 जज प्रस्ताव अगर लोकसभा से ला रहे हैं तो 100 जज लाएंगे, और राज्यसभा से ला रहे हैं क्योंकि उच्च सदन है यहाँ पर कम लोग लाते हैं, 50 लोग ले आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सदस्य प्रस्ताव लाएंगे, प्रस्ताव पर स्पीकर देखना कितनी जगह मना करने का प्रस्ताव है कि मतलब कि ये बच सकते हैं। सबसे पहले स्पीकर ही इसको मना कर सकते हैं, स्पीकर इसको अस्वीकार कर सकते हैं, मतलब कि लोकसभा में कि स्पीकर तो लोकसभा के द्वारा लाया गया है तो लोकसभा के स्पीकर इसको अस्वीकार कर सकते हैं, और राज्यसभा में लाया गया है तो राज्यसभा के स्पीकर इसको अस्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि अभी एक बार लाया भी गया था, और हमारे उपराष्ट्रपति के प्रति भी लाया गया था जगदीप धनखड़ के विरुद्ध, तो पारित नहीं हो पाया, बहुमत नहीं है विपक्ष के बाद अभी इतना। फिर इसके बाद अगर ये मान लें कि हाँ स्पीकर के द्वारा मान ली जाती, स्वीकृति दे दी जाती है, तो एक समिति बनेगी। समिति में कौन कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब कि कोई न्यायाधीश होंगे जो इस टाइम पे सेवारत नहीं है, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के कोई भी मुख्य न्यायाधीश होंगे, और एक पारंगत विधिवेत्ता होंगे। पारंगत विधिवेत्ता का मतलब जो इस टाइम पे सबसे कानून का काफ़ी बड़ा ज्ञाता हो, या कहें कि एक अच्छा वकील हो, वो पारंगत विधिवेत्ता। एक समिति बनेगी, और ये समिति देखना, ये भी समिति बचाव कैसे करेगी, निर्दोष करार दे सकती है, या निर्दोष करार या साबित कराचार की अक्षमता से मुक्त प्रस्ताव समाप्त।
मतलब कि अगर इसने कह दिया कि इन पर साबित कराचारक क्षमता का कुछ भी निर्दोष करार दे दिया अगर इस समिति ने, तो मुक्त हो गए, प्रस्ताव समाप्त हो गया। अगर ये समिति फिर से प्रस्ताव अगर आगे बढ़ाती है तो 2/3 बहुमत से, कैसे, मतलब कि उपस्थित बहुमत होता है जो दोनों सदनों में उपस्थित बहुमत के 2/3 या पूर्ण बहुमत, यदि मतलब सदन में पूरे 245 राज्यसभा में और 243 मतलब 500 आवाज़ आ रही होगी, 545 हैं हमारे लोकसभा में, ये सदस्य अगर उपस्थित होते हैं और पूरे तो अगर ये दोनों 2/3, तो अब साधारण बहुमत से तब 2/3 की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले क्या, दोनों सदन 2/3 बहुमत से, क्योंकि इस हर हमेशा पूर्ण सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसलिए 2/3 बहुमत से दोनों सदन इस प्रस्ताव को अगर पारित करते हैं, पारित भी होना चाहिए, ठीक है। पारित होने के बाद में ये राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे और तुरंत ये पदमुक्त हो जाएंगे। तुरंत नहीं हो जाएंगे, इतनी लंबी प्रक्रिया थी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, फिर से दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और जो लोगों को आप लोगों को समझ में ना है कमेंट कर देना, मैं तो उस पर दोबारा वीडियो बना दूंगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार एवं उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, क्योंकि इसमें यहाँ पर हम लोगों को एक रोचक चीज़ देखने को मिलेगी कि हाई कोर्ट जो है ना, उसके पास रिट का कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, थोड़ा इतना और देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार, तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं मूलभूत अधिकार, ओरिजिनल मूलभूत अधिकार, ये ओनली याचिका लाई जाती है। मतलब कि जो मूलभूत क्षेत्राधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के, यहाँ पर केवल यहीं पर याचिका लाई जा सकती है और इन पर तुरंत कार्रवाई होती है। मूलभूत अधिकार जैसे सर्वोच्च न्यायालय क्या है, जैसे आर्टिकल 71, और अगर मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि कोई विवाद होता है, ये संघ का कोई विवाद है, आर्टिकल 131 संघात्मक विवाद है कोई, तो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा हमारे सुप्रीम कोर्ट जाएगा और इनका तुरंत मतलब कि तुरंत कार्रवाई होती है, इसमें तुरंत निर्णय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसमें ओरिजिनल कोर्ट क्या होता है, हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट में लाए जाते हैं, ऐसे मुद्दे जो हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं, ऐसे विवाद आते हैं जो केवल हाई कोर्ट में लाए जा सकते हैं। जैसे MP MLA चुनाव विवाद याचिका, क्योंकि MP MLA कोर्ट हमारा हाई कोर्ट ही होता है, इसलिए MP MLA कोर्ट की चुनाव विवाद याचिका हाई कोर्ट में लाई जाती है। और दूसरा पढ़ते हैं, इसमें एक के ही 2 पार्ट किए गए हैं। सिमिलर समवर्ती क्षेत्राधिकार, यह आरंभिक क्षेत्राधिकार की बात ही, इसके मुद्दे हाई कोर्ट में भी जैसे मूल अधिकार की विषय वस्तु, मतलब कि समवर्ती क्षेत्राधिकार होते हैं, मतलब कि ये दोनों को अधिकार प्राप्त है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को। लेकिन जो विशेषता होता है मूल अधिकार का, कोई मुद्दा है अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस पर मूलतः किसका अधिकार हो गया, सुप्रीम कोर्ट का। और रिट जारी करने के अधिकार, जैसे कि आर्टिकल 226 के तहत सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को भी हैं। और अपीली क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार में दीवानी और फौजदारी में आप अपील करने हाई कोर्ट जा सकते हैं। अभिलेखीय क्षेत्राधिकार, न्यायालय की अवमानना, आर्टिकल 215, यदि मतलब कि न्यायालय ने कोई अवमानना किया आर्टिकल 215 के तहत, सुप्रीम कोर्ट की भांति भी इसको अधिकार प्राप्त है, मतलब कि न्यायालय की अवमानना करने पर कोई भी दंड आप लोगों को दे सकती है। और जैसे निरीक्षण से संबंधित क्षेत्राधिकार, आर्टिकल 235 के तहत हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय पर नजर रखता है, मतलब कि निरीक्षण से संबंधित इसको भी क्षेत्राधिकार हैं। जैसे अधीनस्थ कोर्ट होते हैं, जिला न्यायालय होते हैं, सत्र न्यायालय जिन्हें कहते हैं, सत्र न्यायालय भी कहते हैं, तो उन पर मतलब कि आर्टिकल 235 के तहत ये नजर रखती है कि कैसा काम कर रहे हैं वो लोग, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे हैं, तो ये हाई कोर्ट उन पर नजर रखती है। और इसमें देख लेते हैं अपीली क्षेत्राधिकार, इसमें 4 प्रकार के अपीली क्षेत्राधिकार होते हैं, तो ये आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, इससे आप लोगों को याद करने में आसानी हुई। 132 में है सबसे पहले संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, विशेष। तो संवैधानिक कितने में, 132 में संवैधानिक, 133 में दीवानी, 134 में फौजदारी, 35 में नहीं है, 36 में हमारा विशेष अपीली अधिकार है। मतलब कि कोई विशेष जैसे निर्णय होता है तो उसके लिए ये विशेष बैठक होती है क्षेत्राधिकार के तहत, ये विशेष चीज़ों को ये सुनता है सुप्रीम कोर्ट इसके तहत। और दीवानी मामले तो आर्टिकल 134 के तहत, फौजदारी हैं फौजदारी है तो 134 के तहत, दीवानी है तो 133 के तहत, संवैधानिक है, कानूनी मामले हैं, यदि मतलब कि हाई कोर्ट किसी का डिसीजन दिया और उसका और फैलाव करना है किसी डिसीजन का, सपोज जैसे किसी निर्णय का विस्तार करना है, तो वह हाई कोर्ट
के निर्णय का विस्तार करने के लिए संवैधानिक जो कानून हो बनते हैं या सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देता है आर्टिकल 132 के तहत कानूनी मामलों पर ही देता है। और ये जो तीनों मामले हैं संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी, ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। हाई कोर्ट अगर कहेगी कि हमारा ये मामला सुन लीजिए या हाई कोर्ट में इसका निर्णय नहीं हो पा रहा है, तब ये सभी मामले हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन जो विशेष अपील का मामला होता है ये स्वयं के निर्णय पर होता है। मतलब कि जैसे कि कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है कि अब उसी पर पुनर्विचार करेगी और हो सकता है वो निर्णय को पलट देती है। जैसे हमने GNCDD के केस में देखा, गोरखनाथ केस को आगे देखा, भारती केस में, केशवानंद भारती केस में बदला, तो वो मतलब कि उसके विशेष अधिकार होते हैं, स्वयं के निर्णय को पलट देती है। तो अब आगे देखते हैं। तो जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुडिशरी पावर होती है, मतलब कि ये अपने क्षेत्राधिकार से हट करके मतलब किसी विषय पर सुनवाई कर सकती है। तो वो देखते हैं और इसकी कुछ सुनवाई हम लोगों को आगे देखने को मिलेगी कि किन किन चीज़ों पर सुनवाई कर सकती है। जहाँ पर इसका कोई लेन देन ही नहीं वहाँ पर भी सुनवाई कर रखी है। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट को सलाह देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट सलाह मांगेगा 143 के तहत राष्ट्रपति से, किस चीज़ के लिए कि हम मतलब कि इनको न्यायाधीश नियुक्त करना है, इसलिए ये सलाह मांगी जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सलाह क्या मांगी जाती है, मतलब कि कोलेजियम के द्वारा ये डिसाइड कर दिया कि आप इसको न्यायाधीश नियुक्त कर लिए, तो इसके लिए विधि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, तो इसके लिए क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य होते हैं। ठीक है, अगर कोलिजियम के द्वारा कोई भी जज की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव को रखती है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, बाध्य होते हैं। कब बाध्य होते हैं, कोलिजियम के द्वारा जब कोई निर्णय दिया गया कि आप इसको राष्ट्रपति नियुक्त कीजिए, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति जी आप इन्हें न्यायाधीश नियुक्त कीजिए, तो वो उसको मानने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। विधि के संबंध में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना पड़ेगा, मतलब कि जैसे कोई कानून बनाना है तो उसके लिए है कि आप जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे सलाह ले लीजिए। जैसे कोई कानून बनाना है और सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है तो आप उनसे सलाह ले लीजिए, जिससे कि आगे विवाद ना हो, तो अच्छी बात है। लेकिन तो सलाह तो ली जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और यहाँ पर क्या था, ऊपर क्या पढ़ा था हमने, सलाह तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य था, और यहाँ पर राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कहा जाएगा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य था। यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं। ठीक है, किसी विधि कानून के संबंध में सलाह राष्ट्रपति लेना जरूरी होता है, मतलब ये बाध्य है, लेना ही पड़ेगा, सलाह लेना ही पड़ेगा किसी कानूनी मामले में, तो लेकिन वो उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। सलाह से न्यायपालिका के विचार की जानकारी, जिससे विवाद की संभावना कम हो जाए। मतलब सलाह किस लिए ली जाती है, वही मैंने बताया था, न्यायपालिका के विचार की जानकारी मिल जाएगी कि आगे भविष्य में कोई संभावना ना हो, विवाद की कोई संभावना ना हो। और इसमें कुछ वो दिए हैं, सलाहकारी क्षेत्राधिकार आर्टिकल 143 के तहत आते हैं, अभिलेखी क्षेत्राधिकार 129 के तहत, रिट याचिका आर्टिकल 32 के तहत, ये दे रखे हैं कुछ। फिर इसके कहते हैं अभिलेखी न्यायालय के रूप में न्यायालय की अवमानना। हमने हाई कोर्ट का वो सारा कवर कर रखा था, उस आगे पिछले लास्ट में बताया था। तो अब हम देखते हैं क्या अभिलेखी न्यायालय के रूप में न्यायालय की अवमानना, मतलब कि जो न्यायालय की अवमानना करते हैं, वहाँ पर हमने देखा था कि न्यायालय की अवमानना के लिए जिसे हम अभिलेखी क्षेत्राधिकार करते हैं, वहाँ पर आर्टिकल 215 के तहत सुप्रीम कोर्ट की भांति भी हमें हाई कोर्ट को प्राप्त थे 215 के तहत। यहाँ पर आर्टिकल 129 के तहत अभिलेखी न्यायालय इसके निर्णय सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया वह सभी हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा, या अधीनस्थ न्यायालयों को तो मानना ही पड़ेगा। निर्णय में बाधा, यदि कोई दंड संसद 1971 न्यायालय अवमानना अधिनियम दीवानी मामला स्वेच्छा से उल्लंघन करता है, मतलब कि कोई संसद का उल्लंघन करता है, जैसे कि संसद में वीडियो कोई बना लेता है और ये स्वेच्छा से करते हैं, तो वो व्यक्तिगत अधिकारी होंगे, व्यक्तिगत या अधिकारी हैं, और या फौजदारी वीडियो है जैसे कि उसमें फौजदारी मामला दर्ज होगा और ये न्यायालय की अवमानना है, इस पर न्यायालय में कार्रवाई हो सकती है। मतलब कि जैसे संसद है उसके लिए कोई वीडियो बना लिया, ठीक है, तो वीडियो बना लिया किसी सांसद या अधिकारी ने,
संसद चल रही है, कोई वीडियो बना रहा है तो और गुप्त चीज़ें हो रही हैं, जैसे कहीं हस्ताक्षर हो रहे हैं, कहीं कोई सीक्रेट मीटिंग हो रही है, तो आप लोग उसको वीडियो बनाकर पब्लिक कर देते हैं तो ये फौजदारी मामला हो जाएगा। यदि आप लोग इसका अवमानना करते हैं, मानते नहीं है किसी काम को, तो वह एक दीवानी मामला हो जाता है, ठीक है। और दंड 6 माह का दंड होगा, कारावास, स्थानांतरण, वेतन कटौती। मतलब क्या क्या हो सकता है दंड के रूप में? 6 माह का कारावास हो सकता है, आप लोगों का स्थानांतरण किया जा सकता है। मतलब कि आप जैसे कि कहीं और पर कार्यरत है कोई न्यायाधीश और उसकी पब्लिसिटी करते हैं, मतलब जैसे हाई कोर्ट में है कोई निर्णय चल रहा है तो आप उसका वीडियो बना करके पब्लिक कर दिए तो आप उसका स्थानांतरण किया जा सकता है, वेतन में कटौती की जा सकती है, 6 माह का कारावास भी दिया जा सकता है। रिट क्षेत्राधिकार क्या है? रिट जारी करने का अधिकार। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार है आर्टिकल 137 के तहत स्वयं अपने निर्णय को पुनर्विचार कर सकती है। वही हमने पिछले में पढ़ा था। पुनरीक्षण याचिका उसी निर्णय बेंच में 30 दिन के अंदर लाई जाती है। मतलब कि जैसे कि कोई रिट जारी की गई है और उस पर निर्णय दिया गया है तो उस पर पुनरीक्षण याचिका लाई जाएगी। और कब लाई जाएगी? उसी निर्णय के विरुद्ध लाई जाती है। समझे कि मतलब कि जिस बेंच ने आपका निर्णय दिया है, पुनरीक्षण याचिका कब लाई जाती है? पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार कहाँ पर लागू होते हैं? मतलब कि जिस बेंच ने आपका निर्णय सुनाया है तो 30 दिन के अंदर उसी बेंच में आपको अपील करनी होगी कि उसी निर्णय में आप पुनरीक्षण याचिका लाएंगे कि आप इसको दोबारा से जांचिए, इस निर्णय को आपने, तो 30 दिन के अंदर और उसी बेंच में लाना होगा, ठीक है। लेकिन जो उपचारी क्षेत्र अधिकार होते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो जैसे संविधान में चर्चा नहीं है, इसकी न्यायिक प्रक्रियाओं की देन है। उपचारी क्षेत्र अधिकारों की चर्चा संविधान में नहीं, न्यायिक प्रक्रियाओं की देन है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट 2002 में रूपा अशोक हुर्रा केस में अपने विचार दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उपचारी क्षेत्र अधिकार, सबसे पहली बात, उपचारी क्षेत्र अधिकार ये संवैधानिक नहीं है, न्यायिक प्रक्रियाओं की देन है, ठीक है। और ये 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने अशोक हुर्रा केस में इसके विचार दिए हैं कि उपचारी क्षेत्र अधिकार क्या होते हैं। कि न्यायालय के निर्णय के बाद किसी को पूर्ण न्याय पीड़ित अनुभव कर रहा है। मतलब जैसे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से हम लोग लेते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का पढ़ रहे हैं ना, कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, पूर्ण निर्णय या पीड़ित अनुभव कर रहा है उस निर्णय पर, मतलब कि उसको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सही है कि नहीं है, वह उपचारी क्षेत्राधिकार 30 दिनों की लिमिट नहीं होती। मतलब यदि आपको लग नहीं रहा है कि निर्णय सही है या गलत है, उसकी वहां पर 30 दिनों की लिमिट थी, ठीक है, रिट में पुनरीक्षण क्षेत्र, मतलब कि पुनरीक्षण याचिका जब लाई जा रही थी। लेकिन यहाँ पर यदि आप लोगों को लग रहा है कोई निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में नहीं दिया, और कभी लगे, जरूरी नहीं 30 दिन में, 1-2 महीने बाद भी लगे तो चलेगा, तो उस पर पुनरीक्षण मतलब उपचारी क्षेत्राधिकार के तहत याचिका लाई जाएगी, जिस पर क्या होगा, दोबारा से उस पर विचार होगा। लिमिट नहीं है, और इस पर 30 दिनों की लिमिट नहीं है, कभी भी लाई जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे राम मंदिर के बाद में उस पर उपचारी याचिका लाई गई और जो मुस्लिम पक्ष था उनको 5 एकड़ भूमि दी गई थी, वो इसी उपचारी क्षेत्राधिकार के तहत लाया गया था। इसके निर्णय करते समय सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत विशेष प्रावधानों का प्रयोग करता है। इसके निर्णय को सार्वजनिक हित में संसदीय कानून या पूरे देश में लगाने का आदेश कार्यपालिका दे सकती है। मतलब कि जो उपचारी क्षेत्र अधिकार होते हैं, अगर इसमें कोई अच्छा निर्णय हुआ है तो ऐसे कानूनों को पूरे देश में लगाने के लिए हमारा संसद डिसीजन ले सकती है। अब अगला जो है वो है हमारा कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि 27 मिनट हो चुका है लगभग वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।